पिछले 7 सालों में तकरीबन 30 के करीब भर्तियां जो हैं कैंसिल हो चुकी हैं। 2% ही होगी देश प्रदेश की जनता या देश की जनता जिसे कोई सरकारी नौकरी मिलेगी। द रेस्ट ऑफ अस हैव टू मूव ऑन। हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, हमें जेनरेटिव होना पड़ेगा। नमस्ते, जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मनीष अभी दिल्ली से 375 किलोमीटर दूर है, उसी दिल्ली से दूर है जिस दिल्ली के तख्तो-ताज पे हिंदुस्तान के तमाम नेताओं का राजनीतिक मुकद्दर तय होता है। उस दिल्ली से हिंदुस्तान को बहुत सी उम्मीदें होती हैं। वो दिल्ली आंदोलन का गवाह और चश्मदीद सबूत है। लेकिन अभी जो 375 किलोमीटर दूर मनीष है, दरअसल अंबाला में है। हरियाणा में एक ऐसा शहर, एक ऐसा जगह जो राजनीतिक पटल पे हमेशा कायम रहता है। अंबाला का जिक्र हुआ और सुषमा स्वराज को याद न किया जाए तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। काफी बड़े बड़े और गद्दावर नेताओं को अंबाला ने दिया है। अनिल विज का जिक्र हो या चौधरी निर्मल सिंह का जिक्र हो, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने हरियाणा की राजनीति के साथ साथ हिंदुस्तान की राजनीति को सींचा है। इन लोगों ने एक तरीके से समाज को अहम आईना दिखाया है। अब बताना चाहेंगे कि इस वक्त हम अंबाला में हैं। जब अंबाला में हैं तो अंबाला पे सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि हरियाणा में जो HPSC का मामला है, जॉब टनल की टीम पिछले 20 दिनों से नितांत हरियाणा के विभिन्न अलग अलग जिलों में, आप हमारे अलग अलग रिपोर्टर को सुनते होंगे, वो अलग अलग वहाँ के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, समाज सेवकों के साथ, तमाम लोगों के साथ मुखातिब होते होंगे और उनसे बात करते होंगे। आज हरियाणा के इस विषय के ऊपर बात करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हरियाणा में जो आंकड़ा है बेरोजगारी का, वो 2 डिजिट में क्रॉस कर चुका है। अंबाला में आज हम जिस शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहे हैं, साइड स्क्रीन पे आप उनके फोटोग्राफ्स देख रहे होंगे। ये शख्सियत किसी पहचान की मोहताज नहीं है। चित्रा सरवारा नाम है इनका। बहुत बड़ी यूथ की नेता है। यूथ की नेता इसलिए क्योंकि आप इनके साइड में देख रहे होंगे फेसबुक पेज के पोस्ट, वहां पे इनके फॉलोअर्स इस बात को साबित करते हैं, गवाह हैं कि इनका क्रेज युवाओं में कितना है। आज हरियाणा के तमाम लोगों की, तमाम युवाओं की नजरें इन जैसे तमाम नेताओं पर टिकी हुई है क्योंकि आने वाले समय में इन लोगों का काम करने का शैली हरियाणा की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा। चित्रा से आपको हम रूबरू कराएं, इनका साक्षात्कार लें। इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि स्कूल के दिनों से ही ये मेधावी छात्रा रही हैं। 1993 में बताना चाहेंगे कि हरियाणा उस दौर से गुजर रहा था जो दौर परिवर्तन का था। 1993 और 90 के दशक में हरियाणा में तमाम ऐसी कुरीतियां थी महिलाओं को लेकर के। पर्दा प्रथा हो गया, डॉरी सिस्टम हो गया, चाइल्ड को लेकर के अन्य समस्याओं थी। इन तमाम चीज़ों को, इस परिवर्तन के इस दौर को एक लड़की निकल कर आती है और शुरू से स्कूल के दिनों से मेधावी होते हुए अपना परिचय देती है और बिहार के पूर्णिया तक जाकर के हरियाणा का डंका बजाती है और वहाँ पे वॉलीबॉल प्रतियोगिता में हरियाणा के तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए हरियाणा को जीत दिलवाती है। बात यही नहीं थमता है, बात करते हैं 1994 की। वहाँ पे जब बेंगलोर में भी इंडिया को प्रतिनिधित्व करते हुए इन्होंने श्रीलंका के साथ मैच खेला। ये मैच बड़ा अहम नहीं है लेकिन तारीख अहम है। इस तारीख को याद करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये वो दौर है जहाँ पे लड़कियों को, बेटियों को घर के, समाज के लोग आगे नहीं आने दे रहे थे। लेकिन ऐसी ऐसी महिलाएं, लड़कियां एक उद्देश्य के रूप में लोगों के लिए एक आइडल बनकर उभरी। इन्होंने बचपन के दिनों में अपने संघर्ष का परिचय देते हुए खेल के मैदान में जौहर बिखेरा तो बिखेरा ही, अब अपने इस राजनीतिक जीवन में युवाओं की आवाज बनते हुए ये अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ निर्वहन कर रही हैं। ऐसा चेहरा के साथ मुखातिब करवाना जरूरी इसलिए भी था और इनका परिचय आपके सामने साझा करना क्योंकि हरियाणा के तमाम युवाओं की नजरें इन जैसे तमाम लोगों पे टिकी हुई हैं। अब हम करते हैं चित्रा जी से बात। चित्रा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, इतने प्यारे और इतने जोशीले इंट्रोडक्शन के लिए मनीष। थैंक्स अ लॉट। जी, थैंक यू सो मच मैम। हरियाणा में देखिए पिछले 2 सालों में सबसे पहला सवाल ये है चित्रा जी कि बेरोजगारी का आंकड़ा 2 डिजिट में चला गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को लोग कहते थे कि युवा सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, बट वो तमाम डेवलपिंग स्टेट कहीं ना कहीं हरियाणा उनको पीछे छोड़ता हुआ सबसे आगे निकल गया है। तो ये सरकार का काम करने का तरीका कैसा है, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, मैं कहूँगी ये सरकार जो है बेरोजगार बहुत ज़्यादा कर रही है, और जी। इसमें युवा तो एक ही आंकड़ा है। उसमें चाहे कर्मचारी जो ऑलरेडी मौजूदा नौकरियों में थे उनकी नौकरियां जा रही हैं, अगर आप व्यापारी को देखो, आप उद्योगपति को देखो, एनीबडी, आप आंगनवाड़ी को देखो, आशा वर्कर्स को देखो, तो रोजगार एक चीज़ है जिसने बहुत तगड़ी मार खाई है इस सरकार के जो है राज में, राष्ट्रीय स्तर पर भी और प्रदेशीय स्तर पर भी। जी। और प्रदेशीय स्तर पर हिंदुस्तान में हरियाणा वो स्टेट था जिसका जो पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट थी। 2014 में मुझे जो उस टाइम के इलेक्शन के कुछ आंकड़े जो ध्यान आते हैं, उस वक्त हम देश में सबसे आगे थे पर कैपिटा इनकम के अंदर। आज शायद वो आंकड़े नहीं रहे। आज हम लीडिंग है बेरोजगारी में। और आप जब दो आंकड़ों में कहते हो तो लोग सोचेंगे 9 से 10 हो गई, 10 से 11 हो गई। ये लगभग 30% की तरफ हमारी जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो 30% छूने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही डिजास्टरस सिचुएशन होती है किसी भी एरिया के लिए। कि अगर आपके बेरोजगारी के आंकड़े 6 और 12 से ऊपर चले जाएं तो मतलब देयर इज अ सर्टेन एक्सेप्टेबल लिमिट, उसके बियॉन्ड चले जाएं तो ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। तो ये सच है कि मौजूदा नौकरियां हैं नहीं, जो कि वर्तमान नहीं है इसका मतलब। और जो युवा हैं जिन बच्चों पे माता पिता ने इन्वेस्ट किया है, और हम सब जानते हैं कि अब कितना इन्वेस्टमेंट होता है। कोई बच्चा नहीं है जो ट्यूशन के बिना नहीं आता, कोई बच्चा नहीं है जो किसी ट्रेनिंग एकेडमी में नहीं जा रहा, कोई बच्चा नहीं है जो ऑनलाइन पोर्टल से अपने आप को वो नहीं कर रहा, कोई बच्चा शायद ही होगा जो कि डिस्टेंट लर्निंग से अपने आप को कहीं ना कहीं करके। सो पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी, मोर मनी, एजुकेशन हैज़ बिकम मोर एक्सपेंसिव दैन बिफोर। तो इन सारे हालातों में और अब लोग अपनी बेटियों पे भी उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डैमेजिंग दिस ब्लो इज। नौकरियां नहीं हैं, और जो नौकरियां निकाली जाती हैं उनके अंदर भी कुछ ये प्रक्रिया चलती है कि फॉर्म भरने तक, पैसे लेने तक तो वो प्रक्रिया पूरी चलेगी, लेकिन जब नौकरी देने की बात आएगी तो लाखों ने उसके आवेदन भरे होंगे, करोड़ों में उसकी इनकम हो चुकी है, लेकिन देते वक्त जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम, बाधा उसमें आ जाएगी, और इसकी भरपाई सिर्फ बच्चों को और उनके परिवारों को करनी पड़ रही है। नॉट जस्ट टुडे, माँ बाप की तो जिंदगी भर की कमाई जा ही रही है, बच्चों का आज जा रहा है, बच्चों का भविष्य जा रहा है। जी। अच्छा, हरियाणा में आप सुनी होंगी, आप काफ़ी एक्टिव रहती हैं, आपने अपने फेसबुक पेज पे भी पोस्ट किया है, पेपर लीक हो जाता है एग्ज़ाम होने के पहले, तो इस पे आपका क्या राय है? कैथल में आपने देखा मैम कि जैसे पेपर ही लीक हो गया, एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया एग्ज़ाम होने के पहले, तो हरियाणा में पेपर लीक हो जाता है एग्ज़ाम होने के पहले। तो सरकार का ये जो काम करने का तरीका है, HPSC का काम करने का तरीका है, तो इससे विद्यार्थी जो हैं उन पर क्या असर पड़ता है? देखिए, एलिगेशंस कितने सही हैं, हर जगह ये बात एक इन्वेस्टिगेशन को सब्जेक्ट होती है जी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कुछ ना कुछ निकल के आएगा, लेकिन अब तक कहीं पे भी ये बात किसी भी एग्जाम में बेबुनियाद साबित नहीं हुई जी। और हर बार क्या होता है कि जैसे कहते हैं कि पीपल वांट टू सी अ हेड रोल, एक स्केपगोट बना दिया जाता है, कोई मिड लेवल का व्यक्ति जो होता है उसके अंदर उसका गला काट के दुनिया के आगे पेश कर दिया जाता है कि कार्रवाई होगी, इंसाफ हो गया। और ये जो बात हो रही है इसकी सबसे बड़ी कीमत ना केवल एफर्ट एंड मनी है, उसमें समय है। बहुत से बच्चे इसी प्रक्रिया में अपनी वैलिड एज ट्रायल करने के चांसेस वही खो बैठेंगे, पूरी जनरेशन बीच में ड्रॉप हो जाएगी हमारी। तो ये जो प्रक्रिया है, इससे मैं समझती हूँ कि जो ऑफिसर्स बनेंगे भी उनके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल हमेशा बन जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें हर कोई सफ़र करता है। इज्जत सिर्फ सरकार की नहीं होती, हमारे पूरे तंत्र की एक सिस्टम जो है, हमारे हर एग्जिस्टिंग ऑफिसर के ऊपर सवाल आ जाता है, और ये बहुत बड़ा धोखा है। दिस इज गोना बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। बिग प्रॉब्लम, बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये है कि हरियाणा में 28वां नंबर पे पेपर लीक हुआ था। रणदीप जी ने अब कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कैथल में SI का पेपर लीक हुआ। उसके बाद अब हरियाणा सुर्खियों में है HPSC को लेकर के। मैम, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आरोप लग रहे हैं कि 3-3 करोड़ में सीटों को बेचा गया है, 50 लाख से 3 करोड़ के बीच में सीटों को बेचने के बदले में प्रॉपर्टी और लैंड को भी अधिकारियों ने अपने नाम करवाया है। और HPSC A ग्रेड और B ग्रेड के फॉर्म्स को, एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, जैसे DM, SDM वगैरह के पद के, एक IAS ऑफिसर के पद के। और अगर उनके पदों को 3-3 करोड़ में बेचा जाए, और इसके एलिगेशन लगे हैं, ED ने छापामारी की है और उसने खुद जांच की रिपोर्ट सबूत पेश किया है उन्होंने। और अभी इसका जो हंगामा है वो शीतकालीन सत्र चल रहा था चंडीगढ़ में विधानसभा, उसमें भी पूरा उठाया, विपक्ष के नेताओं ने उठाया, और आप भी ऐसे विपक्ष में हैं। तो आपका क्या कहना है ये जो समस्याएं चल रही इसके बारे में? देखिए, इट्स अ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। कोई चीज़ है जिसकी डिमांड है और सप्लाई करने वालों ने उस पर एक दाम फिट कर दिया है। ये लोगों की कहीं ना कहीं डेस्परेशन भी झलकाता है कि एक नौकरी के लिए 3-3 करोड़ लोग जो है देने को तैयार हैं। और ये भी समझ लीजिए जिसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई है उसमें फिर कमाने की भी कल
कुछ ना कुछ मंशा रखेगा। सो इट्स लाइक द मॉर्निंग टेल्स द डे, जैसी शुरुआत हुई है आगे पूरा सिस्टम इस चीज़ से करप्ट हो ही जाएगा। और जो ये कह रहे हैं कि ये जो डिमांड्स जितनी भी इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की हैं उसके अंदर अगर हो भी जाए तो सुनवाई नहीं है, एक्शन नहीं है। सो यहाँ पे कहते हैं ना पूरी कोठरी काली है, तो इसके अंदर तो दिया दिखा के भी अभी नोबडी नोज ये किस हद तक जाएगा। ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज, वी शुड डिमांड इज कि अकाउंटेबिलिटी जो है अफसर की, मिनिस्ट्री की, हर डिपार्टमेंट की हो। यहाँ अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, यहाँ पे चेयरमैन बैठे रहते हैं, नीचे वाले को हटा दिया जाता है। तो जब तक इस तरह का मैं कहूँगी अंधेर नगरी काम रहेगा, ये इस तरह के चौपट चौपट अधिकारी होते रहेंगे। अच्छा, एक अहम बात इसमें ये निकल कर आता है कि जो HPSC का ये विवाद है, इस पे विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, थमने का ये विवाद नाम नहीं ले रहा है, और ये सरकार का दूसरा टर्म चल रहा है। 5 साल पहले उन्होंने पूरा कर दिया है, मामला अभी उठा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बहुत पहले से चल रहा था, सुर्खियों में अभी आया है। तो सरकार एक तरफ तो दावा करती है कि हम ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ सरकार को चला रहे हैं, और इस तरीके के अगर आरोप लगते हैं, विवाद उठते हैं, तो ये कितना सही है? अभी ये ना खर्ची ना पर्ची, ये बात तो हमेशा रही है, पारदर्शिता, ईमानदारी, ये बात और ये तबके खुद हमेशा सरकार ने और लीडर्स ने हमारे जो है लगाए हैं अपने आप को। लेकिन ये भी है कि पिछले 7 सालों में तकरीबन 30 के करीब भर्तियां जो हैं कैंसिल हो चुकी हैं, और हर किसी के अंदर किसी ना किसी तरह की अनोमली, इस तरह का कोई ना कोई लीक या कोई ना कोई सिस्टम या कोई प्रॉब्लम रहा है। तो ये तो अनडिनाइबल फैक्टर रह गया इसके अंदर। तो अब यही कह सकते हैं कि सरकार, अंग्रेजी में कहावत है कि डेफिनेशन ऑफ मैडनेस इज डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। तो वही प्रक्रिया है, वही एजेंसियां जिन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, आगे भी उन्हीं को काम दिया जाता है। ठीक है जी, जैसे कि अभी इसके अंदर सेफ डॉट या जौन सी भी कंपनी थी उसके अंदर उन्हीं अधिकारियों को आगे रखा जाता है जिनके ऊपर पहले सवाल थे। सो एवरीथिंग इज द सेम, हाउ डू यू एक्सपेक्ट समथिंग एल्स टू कम आउट ऑफ इट? इसके अंदर कोई है, कहते हैं ना द बक हैज टू स्टॉप समवेयर। अब वो चेयरमैन पे होना चाहिए था कि हमारे चीफ मिनिस्टर पे होना चाहिए था कि हमारे प्रधानमंत्री पे होना, जहाँ भी होना था द बक हैजंट स्टॉप्ड। तो ये बक चल ही रहा है सिस्टम के अंदर। अब ये किस तरह का चल रहा है वो देख ही सकते हैं। अच्छा, जो लोग 3-3 करोड़ रुपए देकर के नौकरी लेते हैं, आपको क्या लगता है कि वो कभी सिस्टम में आएंगे, ब्यूरोक्रेसी में आएंगे, IAS IPS SDM बनेंगे, तो ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे? जो लोग पहले ही 3 करोड़ रुपया देकर के नौकरी हासिल कर रहे हैं, घूस लेकर के। I told you, I said morning tells the day। जिस काम की शुरुआत ही करप्शन से हुई है, जिसके लिए आप उसके लिए शायद क्वालिफाई नहीं कर रहे थे, शायद आप उसके लिए केपेबल नहीं थे, आप किसी का हक काट के, किसी की मेहनत काट के वहाँ पे खुद जाओगे, तो आगे क्या संस्कार रहेंगे इसमें? हम ये तो कह नहीं सकते कि क्या होगा, बट एवरीबडी नोज इसमें क्या होगा फिर आगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सबसे अहम सवाल आपसे ये है कि हरियाणा में अब क्या हुआ है मैम कि लड़कियां और लड़कों में कोई भेदभाव नहीं है। गार्जियन जो है वो बराबर शिक्षा दे रहे हैं दोनों को। जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से पास आउट होकर निकल रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो अप्लाई करते हैं, तो एग्जाम का डेट जारी किया जाता है, नोटिफिकेशन आता है, फिर टाइम से एग्जाम नहीं हो पाता है। टाइम से एग्जाम होता है तो रिजल्ट टाइम से डिक्लेयर नहीं होता है, रिजल्ट डिक्लेयर अगर हो जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है। तो ये जो लेट लतीफ़ी है, सिस्टम इतना जर्जर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें क्या सुधार होना चाहिए, कब सुधार होना चाहिए? दूसरा टर्म सरकार का चल रहा है, सरकार ऐसी है कि उसको अपने खिलाफ सुनना पसंद नहीं है, सरकार बगावत सुनना पसंद नहीं कर रही है। तो ये जो आलम अभी किस दौर से हरियाणा गुजर रहा है? देखिए, मैं समझूंगी पोस्टपोनमेंट के आलम से गुजर रहा है। और ये जो एप्लीकेशन मांगना, एग्ज़ाम लेना, ये एक मैं कहूँगी लारे होते हैं, एक झांसे होते हैं जिसमें लोग बंध जाते हैं। और प्रत्यक्ष का प्रमाण जो है ना, वो तो उसमें होएगा कि इफ़ देयर इज अ जॉब, अपॉइंटमेंट हुई है, वैलिड तरीके से हुई है, तो जब सूरज चढ़ेगा सबको दिखेगा। लेकिन अब तक ये बात सही है कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उससे पहले और आगे पीछे की सारी प्रक्रिया चल रही है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। आई गेस लड़कियां जब जॉब फील्ड में उतरती हैं तो वी हैव डबल द वर्क फोर्स अवेलेबल। अब तो हमारा स्ट्रेस ये होना चाहिए था हाउ टू डबल अप जॉब्स, हाउ टू एनहांस सेक्टर्स। और ये बात सही है, सरकारी उसमें सारी नौकरियां अगर नहीं भी होंगी तो हाउ टू सपोर्ट इंडस्ट्री की वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, वो अपना स्कोप बढ़ाएं, उसके अंदर सारा काम लेके जाएं। आपने कहा सुधार होना चाहिए,
सुधार होना चाहिए। एंड ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटाइजेशन इज द ओनली वे फॉरवर्ड। और अगर आप इंटरनली यहाँ की अपनी एजेंसी से अपने अफसरों से ये काम नहीं करा सकते हैं, गो फॉर कंप्लीट थर्ड पार्टी। टेक्नोलॉजी इज द ओनली वे विच कैन हेल्प अस थ्रू। और कब होना चाहिए, मैं समझती हूँ अब होना चाहिए। इट हैज़ टू हैपन राइट नाउ। उन लोगों का क्या है जो 7 साल जिनके निकल गए जिंदगी के, शायद वो क्वालिफाइंग एज में ही नहीं रहे, दे वर वेरी गुड, शायद उन्हें मौका मिलता, वी वुड हैव हैड ग्रेट ऑफिसर्स, बहुत बढ़िया हमारे पास अफसर होते। अब हमारे पास क्या है कि एक तरह से हम कहेंगे डेस्परेट यूथ है। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रस्ट्रेटेड यूथ है। बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, बिल्कुल। अच्छा, आप यूथ की बहुत बड़ी चेहरा और आइकॉन है, बहुत से यूथ आपको देखते हैं, फॉलो करते हैं। आप खुद भी एक यूथ नेता हैं, यूथ लीडर हैं, यूथ सोशल वर्कर हैं। हिंदुस्तान के तमाम लोग आपको अभी देख रहे हैं, हरियाणा के भी तमाम युवा आपको देख रहे हैं। आप उनको क्या राय देना चाहेंगे आने वाले आगामी ज़िंदगी के बारे में कि वो कामयाब कैसे हों, क्या काम उनको करना चाहिए, और आप उनको क्या मतलब गाइड करना चाहेंगी? क्योंकि आप खुद इस दौर से गुजर रही हैं और गुजर चुकी हैं। आप कॉलेज स्टूडेंट भी रही हैं, आप एक बढ़िया स्पोर्ट्स प्लेयर रही हैं, साथ ही साथ आप एक बहुत अच्छा प्रवक्ता भी हैं, आप एक स्पोक्स पर्सन भी हैं। उसके बाद आप, हम लोग देखते रहते हैं आपका फेसबुक पेज, आप काफ़ी सारे इंस्पिरेशनल पोस्ट भी लिखते हैं ताकि एक ढलती हुई उम्मीद में नए संभावना बन करके लोगों की नई उम्मीद की किरण का विकास हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, देखते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी जो कोई कहना चाहेगा, उसके लिए आई थिंक ये जगह, और शायद मैं भी बहुत छोटी पड़ जाती हूँ टू बी एबल टू टेल एवरीवन अबाउट इट। पर मैं यही लेकिन जो आपसे मैम जूनियर हैं, जो स्टूडेंट हैं, हाँ, नहीं, एब्सोल्युटली, मैं ये कहूँगी कि हमारे पास लाइफ में वैल्यूज़ होने बहुत ज़रूरी है। अ सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बात हमें अपने उसमें पकड़ के रखनी चाहिए। एंड वी शुड ऑलवेज हैव फेथ इन गॉड। एंड ये बात ज़रूर है कि आज की तारीख में, आज की इकोनॉमी में, आज की दुनिया में वी विल हैव टू स्टैंड अप ऑन अ फीट। हमें इनोवेटिव होना पड़ेगा, हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा, हमें जेनरेटिव होना पड़ेगा। इस बजाय कि कहीं किसी पेड़ पे एक नौकरी पकड़ी होगी और वो कल मेरी गोद में आएगी, शायद 2% ही होगी देश प्रदेश की जनता या देश की जनता जिसे कोई सरकारी नौकरी मिलेगी। द रेस्ट ऑफ अस हैव टू मूव ऑन एंड वी शुड अलाइन आवरसेल्व्स विद टेक्नोलॉजी, वी शुड अलाइन आवरसेल्व्स विद पॉजिटिविटी एंड वी शुड ऑलवेज बी बोल्ड। और जो पॉलिटिकल प्रोसेस देश का है, जिसकी नीति को आप झेलोगे, अच्छी होगी तो आप उसमें थ्राइव करोगे, आप वो बुरी होगी तो आप उसकी कीमत चुकाओगे। तो बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो। सो दैट्स व्हाट आई विल से। दे शुड पार्टिसिपेट पॉजिटिवली, प्रोपेगेंडा नहीं, पढ़ के, देख के, सोच के। अगेन, जो करोगे अपने पैरों पे करो। जी बिल्कुल। तो ये थी चित्रा सरवारा। बताना चाहेंगे आपको कि चित्रा सरवारा चौधरी निर्मल सिंह जी की बेटी हैं। शुरू में हमने ये बात इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमारा पहला इंटरव्यू था और हम खुद देखना चाहते थे कि उनके अंदर जो बेबाक अंदाज, जो बोलने का लहजा, जो जिंदगी जीने का जज्बा है, क्या वो जज्बा विरासत में वो अपने बच्चों को देकर जा रहे हैं या नहीं। इनसे बात करके लगा कि चित्रा ने बेबाकी के साथ अपने शब्दों में जान डाला और अपने विचारों को रखा। तो कहीं ना कहीं बहुत खुशनसीब होते हैं वो गार्जियन जो अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि हम विरासत में अपने बच्चों को इतना सब कुछ देकर जा रहे हैं। चौधरी निर्मल सिंह वही नेता रह चुके हैं जिन्होंने 2002 में कुरुक्षेत्र की सरजमी पे, कुरुक्षेत्र में जनसैलाब उमड़ा था और उन्होंने सरकार से पूछा था कि हिसाब दो। उनका जो ये रैली था, प्रोग्राम था, वो इतना धमाकेदार रहा था उस समय में, उस दौर में, कि जगह नहीं था लोगों को खड़ा होने का। लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई थी और उनके ये जो शब्द थे कि जवाब देना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, हुकूमत से सवाल पूछा जाना चाहिए, उनका ये अंदाजे बयां चित्रा में आज भी झलकता है। बेशक वो लम्हा 20 साल गुजर चुका हो, लेकिन जो अंदाज, जो दबदबा, जो रुतबा बातों में, शब्दों में झलकता है, वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। तो चित्रा जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। उतना ही कीमती वक्त आपने भी दिया, और जैसा कि आपने कहा कि 235 किलोमीटर जी, 375 किलोमीटर दूर आप यहाँ पर आज इस साक्षात्कार के लिए आए। सो थैंक यू वेरी मच। ये आपका भी जज्बा दिखाता है एंड ऑफ योर एंटायर टीम। आई कांग्रेचुलेट यू ऑल। जी, थैंक यू सो मच मैम।